तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के मद्देनजर नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने इस बात का ऐलान किया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम चुनाव में टिकट देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस का नया नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और खास तौर पर उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को दबाया जा रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है और ये फैसला हाथरस की मां के लिए है जिसने न्याय मांगा था। खास तौर पर हाथरस को यहां पर कोट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी और इसकी बड़ी वजह है कि महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त करना है और महिलाओं के लिए ही नया नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है। खादी के समारोह में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो पहले तो चरखे पर सूत काता, फिर कई रोजगार के वादे किए। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। 1,68,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 21-22 में लगभग 50,000 लोगों को इस रोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना कालखंड में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वदेशी के मंत्र को अपनाते हुए रोजगार सृजन का कार्य कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने एलओसी का दौरा किया। सेनाध्यक्ष ने पुंछ जिले में फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया, सुरक्षा और हालात की समीक्षा की। जनरल एम नरवणे ने पुंछ में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। दो तस्वीरें आपके सामने। एलओसी के मोर्चे पर सेनाध्यक्ष पहुंचे
खासतौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक पर और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं लाल चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तलाशी अब तेजी से की जा रही है। आतंकी घटनाओं के मद्देनजर हर किसी का सामान चेक किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं और ना हो। 2 दिन का सेनाध्यक्ष का कार्यक्रम है। और जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं अब आपको दिखा देते हैं। मोदी जी, 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया पॉलिटिक्स नहीं की गई है। देश सुरक्षित हाथों में है। किसी को भी भय और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है आतंकवाद के खात्मे के लिए भी और आतंकवादियों के आकाओं के खात्मे के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा, सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो जाएगी। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आपके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? देश सुरक्षित हाथों में है। देश के लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। और उस सुरक्षा के आड़े और उस सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की किसी भी स्तर की कोई कोशिश होगी, उसका जो है वो मुस्तैदी के साथ जवाब दिया जा रहा है। आप चिंता मत करिए। आतंकवादियों के खात्मे के लिए मजबूती और मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनको उसका मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। 70 निकाला तो बहुत बोले थे सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। ये मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। कुछ लोगों जो है वो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के मसीहा बने हुए हैं और इस तरह के जो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि न ये देश जो है वो इस तरह की कमनल कारस्तानी और कंफ्यूजन करने वाली कारस्तानी से प्रभावित होने वाला है, न उत्तर प्रदेश। और खासतौर से उत्तर प्रदेश तो बहुत परिपक्व लोगों का प्रदेश है। ऐसी सेकुलर शेरवानी और कमनल कारस्तानी वालों को बैरंग वापस करता है। जब खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लग जाएं कि आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और सरकार विफल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि केंद्र की सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो लोग क्यों हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं? और सच्चाई क्या ये नहीं है कि पुलवामा अटैक भी जम्मू कश्मीर में हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था? तो बार बार दूसरों पे दोष मरने की जगह कहीं ना कहीं ये जो सरकार की विफलता है, सरकार को उसकी जवाबदेही देना बनता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूरी तरह से कश्मीर में, वहाँ चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हों, चाहे वहाँ हमारे सिख भाई बहन हों और चाहे वहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन हों, उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हुई है। बड़ी शेखी बघेर कर 2 साल पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ता ली थी, पर आज कश्मीर दोबारा से 1980 और 90 के दशक में पहुंच गया है। हाल ही के कुछ दिनों के अंदर उग्रवादियों ने एक संदेश दिया है कि वहां पे बाहर के, मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वहां पे जाएं।
वहीं राम माधव ने कहा कि घाटी में मासूमों को टारगेट कर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। कश्मीर में जिस ढंग से टारगेट किलिंग हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे राम माधव जी। राम माधव जी, एक काफ़ी समय के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। बीच में पीसफुल था, शांति थी, धारा 370 के बाद तो और कहा जा रहा था कि चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अचानक एक टारगेट किलिंग वहाँ शुरू हो गई है। कुछ खास तबके के लोगों को जो कश्मीरी नहीं है, जो वहाँ काम करने के लिए गए, उनको टारगेट किया जा रहा है। किस ढंग से देखते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? खैर, वैसे टारगेट किलिंग हमेशा रहा है, बट पहले टारगेट किलिंग का शिकार होते थे वहाँ के राजनेता, विशेषकर कुछ पार्टियों के, नेशनल पार्टीज के लीडर्स, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे लीडर्स का टारगेट किया जाता था और सेना और सैनिक बलों के ऊपर, आर्मी और पुलिस के ऊपर अटैक्स होते थे। इस समय क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इतना पुख्ता हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया वहाँ, इस प्रकार कोई हाई प्रोफाइल टारगेट्स को अटैक करना बिल्कुल आतंकवादियों के लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए एक नृशंस हत्याकांड पर उतर गए हैं, एक ब्रूटल किलिंग पर उतर गए हैं। इनोसेंट्स को मारना, कोई ठेले वालों को मार देना, कोई मजदूर को मार देना, इस प्रकार के घिनौने हत्याकांड पर ये लोग उतरे हैं। एक नया तरीका उन्होंने अपनाया डर फैलाने का। इसका सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज है, यानी एक टैक्टिक बदला है। टैक्टिक क्यों बदला है इसको भी हमको समझना है, इसलिए बदलना पड़ा। एक तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत पक्का हो गया है कश्मीर में। दूसरी बात, वहाँ का सामान्य जन जो है वो आज आतंक के साथ नहीं है, इसलिए कैसा भी करके एक भय का माहौल पैदा करो। उसमें से कुछ लोग रोते हैं, रिफ्राफ होता है, उनका सहारा लेकर इस प्रकार हत्याकांड करो। ये नए साजिश पर आईएसआई चल रहा है। लेकिन लोकल लोग कम हैं इसमें, ज़्यादा जो बाहर के लोग काम करने के लिए गए, बिहार से, यूपी से, उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार मासूम लोग जो अपने रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो वास्तव में कश्मीरी समाज के लिए बहुत मददगार है, वो लोग बहुत सारे चीज वहाँ कश्मीरी समाज के लिए भी वो लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करना एक तो एकदम कायरपन है, और दूसरा इसका उद्देश्य साफ है कि भय का माहौल पैदा करो, एक पलायन का एक माहौल पैदा करो, और उसमें से फिर से एक आतंक का माहौल फिर से बढ़ाने का कोशिश करो। ये कोशिश चल रहा है, पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये कोशिश सफल नहीं होगा। वहीं जम्मू में श्रीनगर से आए मजदूर अपने घर जाने की बाह जोट रहे हैं। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट दिखा रहे हैं ताजा हाल। कश्मीर घाटी से मजदूरों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं, जो कश्मीर घाटी में मजदूरी कर रहे थे, वो कश्मीर घाटी छोड़कर आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं और अब ये अपने गांव जाना चाहते हैं। दरअसल जिस प्रकार से हाल फिलहाल में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने जो है मजदूरों को निशाना बनाया है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बिहार के मजदूरों को, उसके कारण जो बाकी मजदूर वहां पर कार्य कर रहे हैं उनमें भय उत्पन्न हो गया है, और अब वो है अपना सामान पैक करके जो है गांव जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय कुछ मजदूर हैं जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और ये अपने गांव जाना चाहते हैं, कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद कादिर। हाँ जी, मोहम्मद कादिर। आप कादिर साहब कौन से राज्य से आप मूलतः? पूर्णिया जिला का है। बिहार से? बिहार से। कश्मीर में कहाँ काम कर रहे थे? वनपू में। कुलगाम में? वनपू में? हाँ, ये इसमें काटपुरा में। अच्छा, कौन से जिले में? कौन से जिले में? कोलगांव जिला में। अच्छा, मुझे बताइए अभी आप वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर क्यों आए? छोड़ छाड़ कर आए, बहुत लफड़ा हो रहा है, रूम से मार कर निकाल रहा है, आतंकवाद सब मार रहा है वहाँ पर। अच्छा, आतंकवादी मार रहे हैं? आतंकवाद सब वहाँ पर मार रहा है, सबको, बिहारी को सबको मार रहा है, तो हम लोग भी छोड़ छाड़ के भागने चालू कर दिए। डर है मन में? हाँ, डर से भाग रहे हैं हम लोग भी। हम लोग जाते हैं आगे जम्मू में, आगे ठहरे हैं हम लोग आगे। तो अभी कहाँ जाना है आपको? वापस बिहार? हमको वापस बिहार जाना है। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? दिक्कत से ट्रेन से जाएंगे, जो कोई दिक्कत से। किराया वगैरह है? किराया वगैरह है अभी के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कुलगाम में जहाँ आप काम कर रहे थे, किस जगह पे काम कर रहे थे, क्या था वो? वहाँ पर काटपुरा। किस में मजदूरी किस जगह कर रहे थे? परबेज के वहाँ पर कर रहे थे, सेब का काम कर रहे थे। सेब उतारने का? सेब उतारने के लिए काम कर रहे थे। मजदूरी वगैरह मिल गया सारा सीजन का? नहीं मिला मजदूरी, पूरा नहीं मिला। पूरा नहीं मिला। क्या बोला मालिक?
मालिक ने बोला खाता और स्टॉप कर दीजिएगा, छोड़ देंगे महीने। अच्छा, अकाउंट में डाल देंगे? अकाउंट में डाल देंगे बोला है। अच्छा, अभी किस प्रकार का माहौल है कश्मीर में? अभी कश्मीर में बहुत माहौल खराब है, हालत खराब है, बहुत डर है आपके मन में? हाँ, हमारे मन में बहुत डर है। जी आप बताइए, आपका नाम? हसनुज्जमा। हसन साहब, कौन सी जिले से आप असली मूलतः किस राज्य से? सर हम तो बिहार के हैं, पूर्णिया जिले के हैं। जी सर। कश्मीर में कहाँ काम कर रहे थे? सर काठपुरा में कर रहे थे सर। कुलगाम जिला में सर। अच्छा, तो अभी वापस घर जा रहे हैं? हाँ सर, वापस जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ ऐसा कश्मीर में? क्या डर लग रहा है वहाँ पे आप? हाँ सर, बहुत जो है ना धमकी दे रहा है, हाँ कि रूम से निकल जाओ, हाँ ना तो कुछ हो जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओ। तो अभी जो आतंकवादी जो हत्याएं कर रहे हैं मजदूरों की, उससे आपके मन में डर पैदा हुआ है? जी सर, हम बहुत डर है सर, हाँ अंदर में बहुत डर है, इसलिए हाँ हम लोग को भगा दिया सर। क्या लगता है कि वहाँ आपको निशाना बनाया? हाँ सर, हम लोग को भी निशाना बना किया है वो, मतलब भागो ना तो तुम लोग के है ना ही करेंगे, हाँ तुम लोग का भी हत्या हो गया। आप अपने फैमिली के साथ वहाँ रह रहे थे अकेले? ना सर, हम अकेले रह रहे थे सर। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पे? सर सेब उतार रहे थे और मकान उकान का काम करते थे। अच्छा, तो जो आपकी मजदूरी है वो सारी मिल गई सीजन की? जी ना सर, सर जो है ना बोला कि खाता नंबर दे दीजिए, खाता में आपको पैसा डाल देंगे, ऐसे ही भेज दिया सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। जोधपुर में कांग्रेस विधायक मीना कंवर थाने में धरने पर बैठ गई। मामला जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं, दरअसल विधायक के भतीजे को पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते धर लिया था। भतीजे का चालान काटने से नाराज विधायक ने पहले तो पुलिस को फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन बात जब नहीं बनी तो विधायक खुद थाने पहुंच गए। कुर्सी ले आओ। नहीं ठीक, तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया आपने, कैसा बिहेवियर किया? बच्चे हैं पार्टी करने से, इसमें क्या हुआ? बच्चा मेरा घर का बच्चा है, मेरा खुद की मेरे आप इंसानियत से बोलो तो क्या कर लेगा? इंसानियत से बोलो। आपको कुर्सी दे रहा हूँ, हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को, बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, टिकते रहिए आज तक।